यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन का एक प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पीबी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सारे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप चैनल पर न्यू है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 77080384 पर। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.globalworldacademy.com पर। और यदि आप सीडीपी के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स अवेलेबल है। यदि आप सीडीपी की क्वेश्चन सीरीज बाय करना चाहते हैं जिसमें 2500 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन सीरीज भी अवेलेबल है। साथ ही यदि आप ईवीएस के कंप्लीट नोट्स बाय करना चाहते हैं तो ईवीएस के कंप्लीट नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए आप हमसे सेम नंबर पर व्हाट्सअप करके सारी डिटेल को प्राप्त कर सकते हो। चलिए, आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब्राहम मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार स्वपूर्ति की आवश्यकताएं जो होती है वो किसके अंदर कंसीडर की जाती है। देखो, स्वपूर्ति की यहाँ पर बात हो रही तो सबसे पहले हमें अब्राहम मास्लो का हायरार्की देखना पड़ेगा। इनका हायरार्की जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता है। सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं कि उसे एक बेसिक नीड, जो बेसिक नीड जिसे बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो आवश्यकताएं होती है वो उसकी यहाँ पर कंप्लीट हो पाए, जिसमें सबसे पहली आ जाएगी शारीरिक आवश्यकता। दूसरी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक सेफ्टी नीड जिसे बोला जाता है। सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या आ जाता है, जहां पर हम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, लाइक हमारे पास अच्छा घर हो, पैसा हो, ताकि हम लोग अपनी ज़रूरत के समय में उसको यूज़ कर पाएं। तो सेफ्टी नीड्स होती है। जब ये सेफ्टी नीड हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग अगले लेवल पर पहुंचते हैं, जहां पर हम लोग सोचते हैं लव एंड बिलोंगिंग के बारे में। लव एंड बिलोंगिंग यानी कि विश्वास और प्यार की आवश्यकताओं के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा लाइफ में सेटल हो जाए, हमारी भी अच्छी सी फैमिली हो। तो जब ये आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है, तीसरी आवश्यकता, तो हम लोग फोर्थ आवश्यकता की तरफ, फोर्थ नीड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होती है हमारी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड हमारी बड़ी आवश्यकता होती है। लाइक अब हम लोग क्या चाहते हैं, जब हमारे पास रहने को, हम लोग बेसिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर हमारे पास रहने के लिए घर है, अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ अच्छे से, कार वगैरह है, जॉब वगैरह है, फिर हम लोग चाहते हैं फैमिली अच्छे से सेटल हो जाए। तीसरी आवश्यकता पूरी हो गई। फोर्थ में हम लोग चाहते हैं कि अब हमें समाज में वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके हम हकदार हैं। राइट, तो ये होती है हमारी एस्टीम नीड्स। हम लोग यहाँ पर अपनी ओहदे के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, अपने पद और सम्मान के बारे में सोचते हैं कि अब हमारा समाज क्या करे, सम्मान करे। देन लास्ट हमारी पांचवी जो नीड आती है उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोला जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर आत्मविश्लेषण की नीड के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती है कि अब आप क्या है, पूरे अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो चुके हैं इन 4 लेवल को क्रॉस करने के बाद। तो अभी आपसे पूछा था कि स्वपूर्ति की आवश्यकता है, जब आप क्या हो गए, खुद से क्या हो चुके हैं, सेटिस्फाई हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं कि आपको लाइफ में जो जो भी चाहिए था आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया है। तो ये आत्मविश्लेषण जो सबसे अपर लेवल होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, ये आपकी स्वपूर्ति की आवश्यकताओं को कंप्लीट करता है। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिगमंड फ्राइड के ऊपर है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। ईगो आइडियल होता है, सुपर ईगो होता है, ईदम होता है, या फिर ईगो होता है। तो देखो, हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ईदम, एक होता है अहम, और एक होता है हमारा परा अहम। ईदम हमारा आईडी बोला जाता है इंग्लिश में। अहम को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ईगो। ठीक है, और परा अहम हमारा होता है सुपर ईगो। अब अब ही देखिए कि इसमें कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग हैप्पी होते हैं, जब हम किसकी बात मानते हैं। ईदम तो हमारा देखो डेविल माइंड होता है, जो हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, चाहे वो रास्ता गलत हो या सही हो। अहम क्या करता है, ईदम की बात को सुनता है और परा अहम की बात को सुनता है, देन डिसाइड करता है कि किसकी बात को फॉलो करना चाहिए। परा अहम को फैरी या भगवान या फिर कोई एक ऐसा चीज को डिफाइन करते हैं जिसमें क्या होता है, ये हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है, जिससे अगर आप इसकी बात मानते हैं तो आप फ्यूचर में कभी भी अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट, पछतावा नहीं करते हैं। तो आपको खुशी कब मिलेगी, खुशी जब आपको एट अ टाइम हैप्पीनेस आएगी। एट अ टाइम हैप्पीनेस कब आएगी, जब आप किसकी बात मानेंगे, जब आप ईदम की बात मानेंगे। तो कौन सा भाग जो है आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आनंद सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है ईगो। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन। बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था, यानी कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के जो बीच की स्टेज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो श्रेष्ठ अवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, देन किशोरावस्था आती है, देन युवा अवस्था आती है। तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे यहाँ पर बोला जाता है
किशोरावस्था, एडोलसेंस, क्योंकि देखो ऑप्शन और भी थे हमारे पास, रजोदर्शन, मध्य बाल्यावस्था होगा नहीं क्योंकि बाल्यावस्था के बाद नहीं होता है, बाल्यावस्था के ही दो भाग होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था होता है और एक उत्तर बाल्यावस्था होता है ना, तो मध्य बोलेंगे नहीं और पुबर्टी होगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अचानक आहार क्षरण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया जाता है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अचानक से हमारे मन में कोई भी आइडिया आ जाना, तो कोई भी आइडिया कैसे आता है, फ्लैश बल्ब मेमोरी के थ्रू आता है और अंतर्दृष्टि के थ्रू आता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है या फिर परिणाम के थ्रू आता है। तो अचानक से आहार शब्द हमारा इनसाइट थ्योरी में निकलता है, क्योंकि देखो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो हम लोग बात करते हैं कोहलर, वर्दीमर, कॉफका की, तो उन्होंने क्या बताया था कि चिंपांजी को अचानक से आइडिया आया था कि केले के बंच को उतारने के लिए वो किसका प्रयोग कर सकता है, दो स्टिक का प्रयोग करके एक के ऊपर एक उनको जोड़ेगा तो आसानी से वो केले का जो बंच है उस गुच्छे को पकड़ सकता है और उसको खा सकता है। ठीक है, तो अचानक से उसके अंदर आइडिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था, तो इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ऑप्शन 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपने ऐसा सोचा भी होगा कि ए यहाँ पर आंसर हो सकता था। फ्लैश बल्ब क्या होता है, फ्लैश बल्ब में हमें हमेशा पुरानी चीजें याद आती है, दो बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है लेकिन आइडिया जो इनका दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है। फ्लैश बल्ब के अंदर हमारे क्या होता है, पुरानी चीज़ें याद आ जाती। मान लो 2 साल पुराना आपको कोई याद आया, 2 साल पुराने आपने कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी या कोई इंपॉर्टेंट कागजात से वो आपने कहीं रख दिए थे और अचानक से आपको 1-2 साल बाद याद आ रहा है कि शायद हमने वहां पर कहीं रख दी होंगी, तो पुरानी चीज़ें याद आना फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है, ये हमारा मेमोरी का हिस्सा होता है। अंतर्दृष्टि, इंसाइट जो होता है, ये हमारा बोल सकते हैं आइडिया जनरेट करता है। कोई भी आइडिया पहले से नहीं था लेकिन अचानक से आ गया ना, तो ये हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि अंतर्दृष्टि बताता है। ठीक है, कोई भी आइडिया, न्यू आइडिया आना हमारा अंतर्दृष्टि, और पुरानी चीज़ों को याद करना, पुरानी चीज़ें अचानक से याद आ जाना फ्लैश बल्ब है। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया था जिसे अनुरूपता को मापने के लिए डिजाइन किया गया। अब यहाँ पर आप किसी भी चीज को मापने के लिए किस पद का प्रयोग करते हो, नॉर्म्स का करते हो, विश्वसनीयता का करते हो, तर्क का करते हो या फिर वैधता का करते हो। तो देखो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, हम लोग किसी की भी क्षमता को मेजर कर रहे हैं ना, किसी भी एबिलिटी को मेजर कर रहे हैं, तो एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग उसकी रियलेबिलिटी देखते हैं कि वो कितना ज्यादा रियलेबल है, उस पर लोग कितना ज्यादा विश्वास करते हैं, क्या ये विश्वास करने योग्य है क्या, तो बिल्कुल हम लोग रियलेबिलिटी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ है। केवल नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत विकसित करना, केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना, केवल विविधता की संस्कृति और प्रशंसा बढ़ाना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत को विकसित करता है, संचार सामाजिक कौशल को भी बढ़ाता है, विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा भी है इसके अंदर, इंक्रीज करता है, और साथ ही ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो डायरेक्टली आंसर हम लोग लगा कर आ जाएंगे उपरोक्त सभी। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह अभिप्रेरणा है, यौन का, मात्र अभिप्रेरणा का, उपलब्धि का या फिर एफिलिएशन। एफिलिएशन नॉर्मल एक, हम लोग नहीं बोलते कि 10 से 15 दिन हम लोग किसी से मिलते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एफिलिएशन होता है, कनेक्शन बोला जाता है। ठीक है, थोड़े समय का जो संबंध होता है उसे हम लोग एफिलिएशन बोलते हैं। अभी आपसे पूछा गया कि अपने बच्चों की देखभाल करना किसके अंदर आता है, किस कैटेगरी में आता है, तो उसे मैटरनल मोटिव यानी कि मात्र अभिप्रेरणा की कैटेगरी में रखा गया है। राइट, अगला क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरण में कौन सा चरण प्रतियोगिता भावना को विकसित करता है, कंपटीशन की भावना को बढ़ाता है बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर कंपटीशन कब आता है, जब पहली बार वो घर से निकलकर स्कूल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बाल्यावस्था की बात हो रही होगी। प्रतियोगिता बच्चों में तभी आती है क्योंकि किशोरावस्था में पहचान बनानी होती है। किशोरावस्था में ऐसा होता है कि आप भी पहचान बनाओ, मैं भी अपनी खुद की पहचान बनाऊं, लेकिन ये जो एक दूसरे से कंपटीशन करने की भावना होती है वो चाइल्डहुड में आती है। तो चाइल्डहुड के अंदर कौन सी वाली चीजें आ जाएगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होगा, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव। तीसरा है अहम अखंडता बनाम निराशा, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फॉर्सिटी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि दिख गया है कि प्रतियोगिता की भावना परिश्रम बनाम हीनता में आएगी। बच्चा परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो क्या करेगा, हीन भावना का यहाँ पर शिकार हो सकता है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी लर्नर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जा सकता, कौन सी कार्य नीति आप लोग यहाँ पर नहीं बना सकते हो स्लो लर्नर के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में उनको विभाजित कर देना।
दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एड्स दृश्य का प्रयोग करके शिक्षार्थी लर्नर को जानकारी प्रस्तुत करना, समूह गतिविधियों में लर्नर को शामिल करना, या फिर डायरेक्टली आप शिक्षार्थी जो बच्चा है उसको तत्काल फीडबैक यहाँ पर दे सकते हैं। आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नेगेटिव था, नेगेटिव इन द सेंस कि आप कौन सी टेक्निक का प्रयोग यहाँ पर नहीं करोगे। तो आप लोग छोटे कठिन कार्यों को बड़े कार्यों में तोड़ देना, ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े टास्क होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना होता है, बड़े बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड करना ही हमारा टास्क होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर जो TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आप उनका प्रयोग कर सकते हो, समूह गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल कर सकते हो, लर्नर को तत्काल प्रतिक्रिया फीडबैक हम लोग एट ए टाइम दे सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग छोटे छोटे कार्यों को बड़ा बनाकर उनको बताएं, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना होती है। अब आउटबाउंड होना मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोशली कनेक्टेड हो, दूसरी चीज़ों से कनेक्टेड हो, दूसरी चीज़ें इन द सेंस कि बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हो। क्या वो सोशल होगा, फैंटम होगा, सफलता होगा, या फिर निर्भरता होगी। तो देखो एक ही चीज़ है, सोशल होने की, आउटबाउंड होने की बात की जा रही है कि बच्चा सभी लोगों से कनेक्टेड हो, तो उसका सोशल होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक होता है, सामाजिक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति क्या होती है। तो हम लोग यदि बच्चों का समर्थन करना चाहते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, राइटिंग का, स्कैफोल्डिंग का, पाठ का, या फिर विचार मंथन का। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक तरीके से मचान या फिर ढांचा या फिर स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है आप किसी भी बच्चे को एक बेसिक शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ समय के लिए आप उसको क्या दे रहे हो, सहारा दे रहे हो। जिस तरीके से मकान बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर मकान बनाया जाता है, देन फिर ये जो स्ट्रक्चर, ये पोल वगैरह लगाए गए, इनको हम लोग हटा लेते हैं। उसी तरीके से स्कैफोल्डिंग होता है, शॉर्ट टर्म की हेल्प दी जाती है। वाइगोत्स्की ने शब्द का प्रयोग किया है, स्कैफोल्डिंग हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, ठीक है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया। तीनों शब्द वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए। एक और प्राइवेट स्पीच भी वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया, ठीक है, व्यक्तिगत वार्तालाप, ये चारों शब्द उनके द्वारा दिए गए हैं। तो ये इसके फोल्डिंग वहीं से आया हुआ है। शिक्षक रणनीति हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, टीचर एक टेम्परेरी हेल्प बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधियों में से एक विधि नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है, क्या हमें प्राक्लनात्मक होना चाहिए, हमें हाइपोथेटिकल होना चाहिए, हमें शाब्दिक होना चाहिए, हमें सांख्यिक होना चाहिए, या फिर हमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल होना चाहिए। तो हमें क्या हम ट्रैट नहीं होगा इन चारों में से, ये आपसे पूछा गया कि कौन सा ट्रैट नहीं होता है। तो हाइपोथेटिकल कोई ट्रैट नहीं होता है। हाइपोथेटिकल इन द सेंस कि आप कल्पनात्मक चिंतन करो, अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड अपने सामने बना लिया है, मतलब आप पूरा कल्पना के आधार पर ही जी रहे हो, ये चीज़ें कैसे होती है तो इसके आधार पर क्या कल्पना लगाई, ये इस तरीके से ये चीज़ें बता रही है आपको। तो यहाँ पर क्या लक्षण आपके ट्रैट को नहीं बताएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका लक्षण क्या नहीं बता रहा है। तो शाब्दिक हो सकता है, स्टैटिस्टिकल हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, लेकिन हाइपोथेटिकल आप पूरे कल्पनात्मक वर्ल्ड में ही जी रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर राइट नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 अगेन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सबसे पहला, योगात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उत्पाद प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, या फिर रटकर सीखना। तो कौन सा कथन सही है, तो सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ही यहाँ पर सही होगा। और कौन सा सही नहीं है, अगर ये पूछता तो रोट लर्निंग हमारा यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। अगर पूछा सही, तो सही क्या होता है, सतत, क्योंकि सतत में हमारा समेटिव भी आ जाएगा और फॉर्मेटिव भी आ जाएगा, दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। और योगात्मक एक भाग होता है, योगात्मक अकेला सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव का भी होना आवश्यक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब पर्टिकुलर कोई टास्क है और उसके बेस्ड पर आप यदि अपना मूल्यांकन करते हैं तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। रोट लर्निंग हम लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित करता है। फाइनेंशियल होना,
पर्सनल होना, सामाजिक होना या फिर शैक्षणिक और करियर से युक्त होना। यहाँ पर हमसे बोला गया कि क्या विकास जो है, कौन सा विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो हमारा फाइनेंशियल होना, हमारा वित्तीय होना इस ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग अपनी पर्सनालिटी को सुधारें, हमारे जो व्यक्तित्व उसके ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा विकसित हो, ठीक है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल हो, हमारा एकेडमिक जो है, हमारी शैक्षणिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए, हमारा जो हम लोग बोलते हैं ना पठन पाठन जो प्रक्रिया होती है पढ़ने की, एजुकेशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा हो और हमारा करियर सेट हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन इतना ज़्यादा शुरुआत से ही हम लोग पैसों के ऊपर ध्यान दे दें और ये विकास को डिफाइन करता है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो आंसर आपका अगेन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यांगता के तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल अवधारणा को प्रस्तुत किया था? मतलब किसने बताया था यहाँ पर व्यापक जटिल अवधारणा को प्राकृतिक विकास की, जो बच्चों के अंदर विकसित होती है ना, कि बच्चे किस तरीके से नेचुरली अपना विकास करते हैं, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? नेचुरल डेवलपमेंट थ्योरी आप इसको बोल सकते हो, कि बच्चा एक अलग इन्वायरमेंट में रहते हुए भी नेचुरली किस तरीके से ग्रो कर पाता है। तो ये किसने दिया है? बॉल्डविन ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने या फिर वाइगोत्स्की ने? तो ये दिया गया है बॉल्डविन के द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विचलन आईक्यू वितरण में मानक विचलन का मान कितना होता है? मानक विचलन की बात हो रही है। डेविएशन आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है वो कितना होता है? तो डेविएशन कुछ इस तरीके का बनता है, जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं किसी भी आईक्यू का, ठीक है, बुद्धि लब्धि का जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, राइट। ये आईक्यू को यहाँ पर शो करेगा। अब इसमें जो ये वैल्यू होती है ना, इसको हम लोग मानते हैं 100, ठीक है। अब 100 से या तो 15 कम होती है या फिर 15 ज्यादा होती है। मतलब 85 से लेके हम लोग इसको मान सकते हैं 115 के बीच में कॉमन आईक्यू देखने को मिलता है किसी भी व्यक्ति का। तो उसमें कितना वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं? तो या तो +15 या फिर -15 का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +15 या -15 का वेरिएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह करता है कि वह कैसे सोचता है और क्या सोचता है। इसका मतलब क्या है आप फिल करके यहाँ पर देख सकते हैं। वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो परिवेश या वो वातावरण उसको प्रभावित कर रहा है, यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब देखो वो डायरेक्टली ये तो करेगा नहीं कि उसको व्यवस्थित ही कर देगा बच्चे को, या फिर उसको कमज़ोर कर देगा, या फिर उसको स्कैर कर देता है। प्रभावित करना वो सकारात्मक रूप से भी कर सकता है और वो नकारात्मक रूप से भी कर सकता है। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिंग विभाजन को के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का विभाजन, दूसरा है पुरुष और महिलाओं के बीच में जैविक अंतर, जेंडर डिवीजन की यहाँ पर बात हो रही है, तीसरा है पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात, या फिर समाज के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं के पदानुक्रम भूमिकाओं को। तो लिंग विभाजन को जो समाज ने जो डिवाइड कर दी, क्योंकि एक सोशल स्टीरियोटाइपिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जहाँ पर समाज के द्वारा ये सारी चीजें डिसाइड कर दी जाती है कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या भूमिका होना चाहिए। तो द हिरार्किकल रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल विद इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि लिंग विभाजन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ सकती है कि ये चीज़ जो है बायोलॉजिकल भी होती है, लेकिन जब वो जेंडर डिवीजन देगा ना तो ये हमेशा सोशल समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और जब उसे हिंदी लिखना होगा इसका, तो वो यहाँ पर यौन या फिर सेक्स इस तरीके से लिखेगा, जो कि बायोलॉजिकली निर्धारित होते हैं आनुवंशिकता के थ्रू, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। निगमन विधि द्वारा शिक्षण किया जाता है मैक्रो से माइक्रो की तरफ, ठीक है। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य, या फिर आसान से कठिन की ओर। तो निगमन विधि हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, क्योंकि निगमन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले सूत्र फॉर्मूला और रूल्स होते हैं, उनको पढ़ लिया जाता है और धीरे धीरे हम लोग उदाहरण की तरफ आते हैं। मतलब निगमन विधि हमेशा क्या चलती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलती है। स्टेप बाय स्टेप मतलब पहली स्टेप, देन दूसरी, देन तीसरी, इस तरीके से चलती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहते। कौन विद्यार्थी जो नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहेंगे? वो संदिग्ध हो सकते हैं, वो बुद्धिग्राह हो सकते हैं, वे बेहतर हो सकते हैं, या फिर वे लोकप्रिय हो सकते हैं। जो संदिग्ध होंगे वो कोई भी नई अवधारणा को नहीं सीखेंगे, क्योंकि
कोई दिक्कत उनके अंदर हो सकती है, किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई भी रीज़न हो सकता है जो नहीं समझ पा रहे हम लोग, वो नई अवधारणा को सीखना नहीं चाहते, वो पसंद नहीं करते। बाकी इंटेलिजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो बना तभी होगा जब उसने नई चीज़ों को सीखा होगा, नए कॉन्सेप्ट को लर्न किया होगा और वो सीखना भी चाहता होगा। तो दूसरा बिल्कुल राइट है, तीसरा भी राइट है और फोर्थ भी यहाँ पर जो लोकप्रिय वो भी सीखेगा। लेकिन जो संधिगार्थ होते हैं वो सीखे ये ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो कि आपका होगा 6 PM पर। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा।